हेलो दोस्तों। होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आप लोगों का और आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। चलिए, अभी हम बायोलॉजी में विज्ञान में बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में हमने पादप के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पादपों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसमें दो टॉपिक और बचे हुए हैं, आज उसको ख़त्म कर देंगे। पहला जो टॉपिक है वो है आपका, हम पादपों के बारे में पढ़ रहे थे। पादप अर्थात प्लांट, इसके बारे में विभिन्न टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। आज हम दो टॉपिक लेंगे, पौधों का आर्थिक महत्व और एक टॉपिक है पौधों का आर्थिक महत्व। ठीक है। और दूसरा टॉपिक लेंगे पौधों में पादप प्रमुख रोग, है ना, जो कौन सा वायरस से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये चीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से दोनों जगह से आता है, पीसीएस में आपको देखने को अक्सर मिलेगा। अब तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं पौधों का आर्थिक महत्व। ठीक है, क्या है पौधों का आर्थिक महत्व, क्या है। और तो वैसे तो हम इसको बहुत सारी चीज़ों में बांट के देख सकते हैं, पौधों के आर्थिक महत्व को, है ना। तो पौधों का आर्थिक महत्व के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, वैसे तो पौधों का आर्थिक महत्व बहुत है। आप हम पौधों को हर जगह देख सकते हैं। पौधों से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, बहुत सारा तेल बनता है, दवाई बनती है, मेडिसिन बनती है, जितनी भी ऑयल है, खाने में, खाने पीने में होता है। खाने पीने में जैसे हम डायरेक्टली हम पौधे को कुछ पार्ट्स को खाते हैं, पौधे के कुछ पार्ट्स को हम जो क्या करते हैं, पौधे के कुछ भाग को हम पौधों का मतलब एक कह सकते हैं कि बहुआयामी एक दृष्टिकोण है, जिससे हम पौधों को के आर्थिक उपयोग को देखते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं, पहला इसमें तेल, है ना। पहला है इसका ऑयल। एक तो देखेंगे हम तेल या ऑयल, ऑयल के रूप में हम यूज करते हैं इसको। औषधीय, औषधि रूप में क्या क्या करते हैं, औषधीय। एक देख सकते हैं हम, जैसे पौधों से क्या होता है, बायोडीजल बनता है। क्या बनता है, बायोडीजल। ठीक है, एक तो बायोडीजल के बारे में देखेंगे, बायोडीजल, है ना। और इसके बाद हम इसमें देखेंगे और अन्य देख लेंगे ना, इसके अलावा जो भी होंगे डिटेल में आएगा वो अन्य देख लेंगे। तो चार चीज़ों के, चार हम प्रमुख क्षेत्र में देखेंगे। सबसे पहले तेल, तेल के बारे में देखते हैं। तो तेल में क्या है, जैसे मान लीजिए सूरजमुखी है, सबसे क्या है, ऑयल, तेल। तो देखिए, वैसे तो इससे बहुत सारे तेल मिलते हैं, लेकिन जो एक सूरजमुखी नाम का प्लांट होता है ना, सूरजमुखी, इसका तेल में देखेंगे हम सूरजमुखी मुख्यतः। सूरजमुखी का प्रयोग क्या है, जैसे सूरजमुखी, ऐसा कहा जाता है कि ये जो पौधा होता है, इसका जो फूल होता है, सूर्य की जो रोशनी होती है उसका अनुकरण करता है। जैसे सन निकलेगा पूर्व में तो घूमते घूमते वो ना रोटेट करके शाम को पश्चिम में आ जाएगा, रोटेट करता है सूरजमुखी। तो इसलिए सूरजमुखी मतलब सूर्य के की तरफ मुख करके इसका जो फ्लावर होता है वो चलता है। तो पहला है सूरजमुखी। अब सूरजमुखी में क्या है, इसकी विशेषताएं, खास बात क्या है, वो देखते हैं। जैसे इसके बारे में जानना हो तो जैसे क्या है कि इसका उत्पाद क्या है, इसका अगर उत्पाद क्या है, ये इससे ऑयल निकलता है। इससे ऑयल जो निकलेगा, इस ऑयल की खास बात ये होती है कि इसमें क्या होता है कि ये, इसमें बसा बहुत कम होती है। क्या होती है, बसा बहुत कम होती है, फैट। तो बहुत से लोगों को जो हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनको, उनसे कहा जाता है कि आप सूरजमुखी का तेल खाएं खाने में।
वसा बहुत कम होती है, इससे क्या होता है, हृदय रोगी के लिए लाभप्रद होता है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हृदय रोगी के लिए लाभप्रद होता है, के लिए लाभप्रद होता है ऐसे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसी में देख लेते हैं, इसमें स्पेस है तो। दूसरा ऑयल से ही देखते हैं हम, ऑयल देख रहे हैं सूरजमुखी का, देखो सुगंधित तेल निकलते हैं, सुगंधित तेल। अब सुगंधित तेल में क्या क्या आता है, जैसे सुगंधित तेल अगर देखें हम तो उसमें क्या है, जैसे सुगंधित तेल में मान लीजिए आपको मिलेगा लौंग का तेल, लौंग है, इसके बाद आपको पेपरमिंट है, जैसे पान खाते हैं तो पेपरमिंट होता है ना पान में, पेपरमिंट है, कपूर है, चंदन है, चंदन, इससे भी सुगंध निकलती है, हाँ, इससे भी सुगंध, इससे भी सुगंध, इससे भी सुगंध, इससे भी सुगंध, है ना। लौंग का तेल यूजिनॉल जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें सुगंध होती है ना। तो ऑयल भी हम बहुत सारे देखते हैं, तो देखेंगे कौन कौन सा क्या होता है अभी हम डिटेल में सारा। इसके बाद देखते हैं हम बायोडीजल। बस इतनी चीज़ याद रखें आप, सूरजमुखी को याद रखें, कुछ क्वेश्चन पूछा है, और लौंग है, पेपरमिंट है, चंदन है, कपूर है, ये सब क्या है, ये हमें प्लांट से प्राप्त होता है ना, और पौधों से ही प्राप्त होता है। अब चलिए बायोडीजल के बारे में देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है बायोडीजल। बायोडीजल, अब बायोडीजल क्या होता है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण, जैसे इसका संगठन क्या होता है, रासायनिक संगठन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन प्लस मॉम होता है, हाइड्रोकार्बन्स, ये पूछा है क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन और पैराफिन, पैराफिन साधारण शब्दों में कह सकते हैं मॉम, जैसे जो मॉम होता है वैक्स, वो तो कह सकते हैं मुख्यतः क्या होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं बायोडीजल में, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ इसको, कि देश में पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ बना, पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ बनाया गया, तो काकीनाडा, क्वेश्चन पूछा है पीसीएस में, काकीनाडा, ये आंध्र प्रदेश में है। ये क्या था, काकीनाडा में देश का पहला बायो डीजल संयंत्र बनाया गया था, पहला काकीनाडा में क्या किया गया था, दिख नहीं रहा लग रहा है, मैं इसको ब्लू पेन से लिखता हूँ ना, काकीनाडा में देश का पहला, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पहला बायो संयंत्र, डीजल बायो संयंत्र, ठीक है, काकीनाडा में बनाया गया था। उदाहरण क्या है इसके, करंज, जेट्रोफा, इन पौधों से डायरेक्टली हम क्या बना सकते हैं, बायोडीजल बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल पूछता है, करंज, जेट्रोफा डायरेक्टली, आप याद रख सकते हैं। जेट्रोफा को ही रतन ज्योत बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, रतन ज्योत, इसी का नाम है ना।
आप एग्जाम्पल याद रखें बस, बहुत ज़्यादा रतन ज्योत, डायरेक्ट पीसीएस में एग्जाम्पल पूछेगा कि करंज और रतन ज्योत, ये जेट्रोफा दोनों का नाम एग्जाम्पल याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है और दोबारा फिर आएगा। बस बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल में हाइड्रोकार्बन सल्फर मोम होता है। ये काकीनाडा में पहला संयंत्र बनाया गया था, आप ये याद रखें, ये पीसीएस में आएगा। और इसके एग्जाम्पल दो याद रखें, जेट्रोफा और करंज, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में कोई जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दो चीज़ें याद रखें बस, तीन चीज़, 1 2 3 4, 4 पॉइंट याद रख सकते हैं बायोडीजल से संबंधित। अब देखते हैं और नेक्स्ट, अब देखते हैं औषधीय प्लांट, ठीक है, प्रमुख औषधीय प्लांट, ठीक है, बारी बारी से। प्रमुख औषधीय पौधे अर्थात ऐसे पौधे जहाँ से हमें क्या मिलती है? दवाई मिलती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं देखते हैं। चलिए देखिए, पुदीना पहला क्या है? पुदीना सब जानते हैं। मैं पहले प्लांट्स के नाम लिखता हूँ, फिर इसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। पुदीना सब जानते हैं, पुदीना को पुदीना लिखते हैं, पुदीना नहीं लिखते, पुदीना, पुदीना लिखते हैं, दीना, हिंदी में क्या लिखते हैं? पुदीना। इसके बाद है आपका तुलसी, लौंग, लौंग, लौंग सुगंधित तेल में भी आता है और इसमें भी आता है, दोनों में आता है। तुलसी, लौंग, सदाबहार, हल्दी, सदाबहार, हल्दी, टर्मरिक, ब्राह्मी, जो पुदीना होता है वो क्या है? पुदीना से जो विकार, पेट में विकार संबंधी समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं पुदीना से, है ना। और ये दर्द में, अपच में बहुत पावरफुल होता है। जैसे किसी को जब अपच हो जाता है पेट में, तो पुदीना की गोली या पुदीना हरा या सारी चीज़ें ली जाती हैं, ठीक है, आपको पता होगा। तुलसी का उपयोग आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट है ना। तुलसी क्या है? काफ़ी, ये सबके घर में पौधा, ये क्या होता है? पेट से संबंधित, ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। लौंग, लौंग के बारे में पता है, इससे क्या होता है? दांत में दर्द होता है तो लौंग का तेल वहाँ पे काम करता है, ठीक है। भोज्य पदार्थ में है ना, कैसे मुख्य क्या है? दांत के लिए, दांत में इस्तेमाल किया जाता है, दांत के दर्द में। और लौंग में एक बार फिर क्वेश्चन पूछा था कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो बहुत से लोग मार देते हैं इसका जन्म स्थान कहाँ है? इंडिया, इंडिया नहीं है, इंडोनेशिया है, ठीक है। इसका जन्म स्थान कहाँ है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में ये जन्म स्थान है इसका, इसका जन्म हुआ था इंडोनेशिया में, ठीक है, जन्म स्थान। तो लौंग के बारे में इतना पता होना चाहिए। उसके बाद सदाबहार क्या है? ये 12 महीने खिलने वाला, सदाबहार मतलब ये सदाबहार का जो प्लांट होता है आपने देखा होगा, ये 12 महीने से फूल खिलते रहते हैं। तो ये डायबिटीज़ की बीमारी में काम आता है, किसमें? मधुमेह में, मधुमेह में। और हल्दी तो बताइए, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये तो आपको देखा होगा मसाले में यूज़ किया जाता है, प्लस इसके अलावा बहुत सारे रोगों के इलाज में यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए, अब बहुत, एक रोग नहीं है, बहुत सारे रोग हो सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल बहुत सारे रोगों का निवारण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये जड़ नहीं है, ये प्रकंद है, ठीक है। ये प्रकंद का उदाहरण है। हल्दी क्या है? रूट नहीं है, ये क्या है? प्रकंद है, राइजोम जिसको बोलते हैं,
ठीक है, जड़ में छोटे छोटे से बाल होते हैं, उसको हम प्रगंध बोलते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आप चिलगोजा, तो ये पाइनस से प्राप्त होता है। चिलगोजा लिखा जाता है, घोजा लिखा जाता है, चिलगोजा, है ना। ये पाइन के पौधे से, ये बीज होते हैं पाइन के, उससे प्राप्त होता है। ये ड्राई फ्रूट्स होता है खाने में, इसको खाते हैं हम। इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है चिलगोजा में। कैफीन, कैफीन के बारे में पता होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा था। ये देखिए कैफीन चाय में, कॉफ़ी में और कोको में, तीनों में पाया जाता है। चाय में भी पाया जाता है कैफीन, पीछे से पूछा था। कॉफ़ी में भी पाया जाता है और कोको में भी पाया जाता है, तीनों में पाया जाता है। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कैफीन किस में पाया जाता है, उसमें चाय था, कॉफ़ी थी और ये भी था, तो ऑल ऑफ दीज था। मतलब कह सकते हैं कि हर किसी में पाया जाता है, चाय, कॉफ़ी, कोको सब में पाया जाता है। ठीक है, कैफीन क्या होता है, ये किससे प्राप्त होता है, इसका प्रभाव क्या होता है। जैसे क्या है, इससे थोड़ा सा सुबह से स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो क्या होता है, एक माइंड में फ्रेशनेस आती है। जैसे स्मोकिंग करने से बहुत लोग हैं, जैसे कैफीन पीने से क्या होता है कि मस्तिष्क एक तरह से एक्टिव हो जाता है। नहीं, जैसे हम चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो क्या होता है, माइंड एक्टिव हो जाता है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा खास जानने की ज़रूरत नहीं है। यूजीनॉल होता है लौंग में, है ना। कौन सा होता है, यूजीनॉल, तेल निकाला जाता है, यूजीनॉल पूछा है। यूजीनॉल ऑयल निकाला जाता है इससे। और लौंग क्या है, ये पुष्पकलिका है। ठीक है, क्या है, पुष्पकलिका, ये भी पूछा है। तो लौंग के से प्रश्न आता है, दोबारा भी आ सकता है, तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। यूजीनॉल का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, इसमें तुलसी के बारे में, ऑक्सीडेंट है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। बस अगर इतनी सी सारी चीज़ें पता हैं तो इतने से काम आपका चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रमुख औषधि हो गए, औषधि प्रमुख औषधि पौधे हो गए, ये सदाबहार हो गया, हल्दी हो गया। अब जैसे थोड़ा सा है कि कपूर के बारे में जो कपूर होता है वो, ये सिनामोमम कैम्फेरा, ये मैं बता रहा था कपूर, मैंने यहाँ कपूर के बारे में बताया था, तो कपूर के बारे में मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। ये कपूर है, ये सदाबहार एक वृक्ष होता है, सिनामोमम कैम्फोरा, सिनामोमम कैम्फेरा, सिनामोमम कैम्फेरा एक वृक्ष होता है, इसकी छाल से ये पाया जाता है कपूर। ठीक है, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दिया है। और इसके बाद प्लांट्स में जितना हमने पढ़ा है उतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस जितना मैंने आपको बताया आप उतना ही चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लें। 3 4 5 टॉपिक हैं प्लांट से संबंधित, उतनी सारी चीज़ें देख लें बस, उससे ज़्यादा आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ये करें, उसके बाद लास्ट के क्वेश्चंस करें, बस इनफ है। इसके अलावा और कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है, पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं आप, लेकिन एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। जैसे अभी हम प्लांट्स देख रहे थे, पौधों का आर्थिक महत्व देख रहे थे, बायोडीजल तेल देख लिया, औषधि देख लिया, बायोडीजल देख लिया, अन्य में देखते हैं अभी अभी और इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा देखते हैं अब आइए पौधों में के प्रमुख रोग, है ना, पौधों के प्रमुख रोग। तो आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, आप देखिए पौधों में
कवक जनित प्रमुख रोग और जीवाणु जनित। दो पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें, होपफुली आपको दिख रहा होगा कि ये तो है आपका कवक जनित, जो प्लांट्स में कवक से रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो, और यह है आपका जीवाणु जनित, जो जीवाणुओं से उत्पन्न हो रहे हैं, जीवाणु और कवक। तो देखिए रोग का नाम, ये कवक पहला रोग है, ये देखिए पहला है इसमें गेहूं का गेहूं का काला की, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो ब्लैक रस्ट का रोग होता है वो किस में पाया जाता है। तो ब्लैक रस्ट का जो रोग है वो कवक जनित रोग है और वो किस में होता है, गेहूं में। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किस में होता है, गेहूं में। बस आपको याद रखना है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि काला जो ब्लैक रस्ट व्हीट है, ब्लैक रस्ट वो किस में होता है, गेहूं में, याद रखना है। कवक नाम आपको याद बिल्कुल नहीं रखना है, लेकिन फिर भी इसमें लिखा हुआ है पैक्सीनिया ग्रैमिनेटिस ट्रिटिसाई पूछ सकता है, तो आप ग्रैमिनेटिस ट्रिटिसाई याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे गेहूं का शल्यकंठ स्मट, लूज स्मट ऑफ बीट, तो लूज स्मट है वो किस में होता है, वो भी गेहूं में होता है, ठीक है। ये दूसरा है। आलू का, तीसरा है आलू का अंगैती अंगमारी, अर्ली ब्राइट ऑफ पोटैटो, अंगैती अंगमारी। आलू की पछैती अंगमारी, तो ये अर्ली ब्राइट ऑफ पोटैटो और लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो, ये तीनों पोटैटो में ही होते हैं दोनों। आलू का वर्ट रोग, ये भी आलू में होता है। मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज किस में होती है, मूंगफली में होती है। छठवां, गन्ने का लाल, रेड रॉड ऑफ सुगरकेन, ये कई बार पूछा है, रेड रॉड ऑफ सुगरकेन, ये गन्ने में होता है। धान का भूरी पर्णचित्ती, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, जो धान का जो खेत होता है उसमें जो उसकी जो लीफ होती है उस पर कैसा हो जाता है, ब्राउन लीफ हो जाती है उसकी। 8। 9वां है अरहर की मलानी, विल्ट ऑफ अरहर। अब आपको जैसे इसमें लिखा हुआ है गेहूं का काला रोग, गेहूं का काला की, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रैमिनेटिस ट्रिटिसाई, ठीक है। और गेहूं का शल्यकंठ, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ऑस्टिलेंगो नूटा ट्रिटिसाई, ट्रिटिसाई गेहूं से संबंधित होता है। आलू की अंगमारी, देखिए आलू के 3 है ये, है ना, ये तीनों आलू के हैं ये वाले। उसमें अर्ली ब्राइट, लेट ब्राइट और आलू का वाट रोग, वाट डिसीज ऑफ पोटैटो, है ना। उसके बाद मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली में कौन सा होता है, टिक्का रोग, कवक जनित है ये। गन्ने का लाल गलन रोग, गन्ने का जो गन्ना होता है, गन्ने में देखना रेडिस रेडिस सा आपको नजर आता होगा बहुत सारे। आप जैसे गन्ना का जूस पीने जाते हो तो आपने कुछ गन्ने देखे होंगे, उसमें कुछ रेड कलर के गन्ने दिखाई देते हैं, कुछ लाइन सी दिखाई देती है गन्ने पर, वही होता है ये वाला रोग, गन्ने का लाल गलन रोग, रेड रॉड ऑफ शुगर केन। कॉलिट्रो ट्राइकम फॉल्केटम, धान का भूरी पर्ण चित्ती, ये हेलमिंथो स्पोरियस और आजाइजी इसके कारण होता है। अरहर में मलानी रोग होता है, एक बार पूछा था ये मलानी रोग कहाँ होता है, तो अरहर में होता है। अब देखिए पौधे का जीवाणु जनित रोग, पोटैटो, आलू में आलू का शैथल्य रोग, क्राउन गॉल रोग, बंद गोभी का काला गलन, नींबू का कैंकर। तो कैंकर जो है जैंथोमोनास सिट्रीस के कारण होता है ना। तो एक बार आप इसको बस पढ़ लेना ऐसे ही, आलू का शैथल्य रोग, क्राउन, ये जीवाणु कारण हो रहा है और ये कवक के कारण हो रहा है बस। और इससे ज़्यादा बस 1-2 बार आप उसकी रीडिंग लगा लें, जिससे अगर आप 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे ना बारी बारी से, तो पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से आपको ना वहाँ पर आंसर टिक करने में आसानी होगी, आप आसानी से इसमें आंसर टिक कर पाएंगे, ठीक है। बस और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है इसमें। मैं थोड़ा और इसको बड़ा करता हूँ। होपफुली अब आपको दिख रहा होगा। एक बार इसकी आप रीडिंग लगा लें अपने सर से, बस इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए कुछ और देखते हैं। तो हमने अभी प्लांट में क्या क्या देख लिया चैप्टर में, हम पादप देख रहे थे। तो पादप में हमने क्या क्या देख लिया, हम पादप में हमने इसमें अभी देखा है, हमने 2 चीज़ें देखी। एक तो आर्थिक महत्व देखा, पहले हमने प्रकाश संश्लेषण देख लिया था सबसे पहले।
फिर हमने पोषण देख लिया था, फिर हमने जनन देख लिया, फिर हमने आर्थिक महत्व देख लिया, और फिर हमने इसमें रोग भी देख लिए। तो लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें आपको बस इतने ही टॉपिक पर ध्यान देना है और इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पोषण, हाँ हार्मोन्स और देखे थे, पोषक तत्व और हार्मोन्स और देखे थे। पोषण में पोषक तत्व और हार्मोन्स और देखे थे ना। पोषण में ही हमने पोषक तत्व भी देख लिए थे। बस आपको जब भी प्लांट्स पढ़ें, पादप पढ़ें, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की परीक्षा को ध्यान में रखें। अगर आपको पौधे के बारे में पढ़ना है तो आप इन टॉपिक पर ही फोकस करें। फोटोसिंथेसिस देखें, पोषण देखें, पोषक तत्व देखें, जनन देखें, आर्थिक महत्व देखें, रोग देखें और हार्मोन्स देखें। इससे ज़्यादा अधिक आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम में आप उसका बहुत अधिक लाभ नहीं ले सकते, ठीक है, पीसीएस की परीक्षा के लिए। और इसके बाद होपफुली ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आइए हम कुछ और टॉपिक स्टार्ट करते हैं दूसरा इसके बाद, ठीक है। अब हम कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इसमें कुछ बचे हुए टॉपिक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मैं अभी देखता हूँ क्लास, अभी तो टाइम है, तो अभी इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलिए अभी इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके बाद जो कुछ नए टॉपिक हैं उसको अगली क्लास में बारी बारी से मैं आपको, पहले जो अगली क्लास होगी उसमें सारे टॉपिक का शेड्यूल बता दूंगा कि किस किस टॉपिक को हम कहाँ कहाँ डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के सामने कि जो हमारा क्रम होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट हम कैसे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, आप याद रखें हम इस क्रम में चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कंकाल, मनुष्य के स्ट्रक्चर के संबंध में बात करेंगे हम, कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र। इसको देखेंगे, पहले ये देखेंगे मांसपेशी तंत्र, उसके बाद देखेंगे पाचन तंत्र। पोषण और विटामिन हम देख चुके हैं, पहले ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर देखेंगे हम पोषण और विटामिन हम देख चुके हैं। इसके बाद देखेंगे हम श्वसन तंत्र, फिर देखेंगे हम परिसंचरण तंत्र, इसमें ब्लड पूरा देखेंगे, ब्लड क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद पांचवा टॉपिक देखेंगे इसी में उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, फिर देखेंगे तंत्रिका तंत्र। और सातवां देखेंगे इसमें जनन व भ्रूण विकास,
इसके बाद देखेंगे इसमें हम पहले अंतःस्रावी तंत्र। फिर इसके बाद देखेंगे इसमें हम जनन एवं भ्रूणी विकास, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 7वां 8वां, जनन व भ्रूणी विकास। तो लगभग एक हफ्ते में हम ये अगले वाले नेक्स्ट वीक में 7-8 टॉपिक देख के बायोलॉजी के चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक टॉपिक एक दिन में हम खत्म करें। तो कंकाल, ये सारी चीज़ें जो मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का शरीर है, कैसी किस तरह की संरचना है, क्या है मनुष्य की बॉडी के अंदर, क्या पाया जाता है। कंकाल में मांसपेशी तंत्र देखेंगे, कितनी हड्डियाँ होती हैं, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, मतलब कंकाल तंत्र में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कौन सी बड़ी हड्डी है, कौन सी छोटी हड्डी है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे पाचन तंत्र, भोजन कैसे शरीर में पचता है, किस तरह से भोजन पचाया जाता है या कैसे पचता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे स्वतंत्र तंत्र, कैसे हम श्वास लेते हैं। परिसंचरण तंत्र में देखेंगे कि ब्लड किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, ठीक है, कैसे कैसे ब्लड कहाँ कहाँ पहुँचता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं। उत्सर्जन तंत्र में देखेंगे कि हमारी बॉडी से जो हमारे शरीर में अनावश्यक चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर से बाहर कैसे निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है हमारी बॉडी का, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम अंतःस्रावी तंत्र, ये क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये सब देखेंगे। अंतःस्रावी तंत्र में किस तरह के हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, मनुष्य के शरीर में कौन सा हार्मोन्स किसके लिए आवश्यक है, और कौन सा जो ग्लैंड है वो किस तरह का हार्मोन्स निकालती है। उसके बाद जनन देखेंगे कि मनुष्य में जो जनन होता है वो किस तरह से होता है, और शरीर में जो भ्रूण का विकास होता है वो किस तरह से होता है। चलिए आगे इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में एक एक टॉपिक से आ सकता है साइंस में। जैसे एक टॉपिक ये तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो इस तरह से करीब 15 से 20 क्वेश्चन जो आते हैं साइंस में, उसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसमें से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम गंभीरता से पढ़ेंगे। और चलिए आप तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और लास्ट के क्वेश्चंस को करते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।